चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम पहला संबोधन होगा। वहीं आज शाम दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच खास बातचीत भी होनी है। इससे पहले आपको बता दें, सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बड़ी बातें बताई हैं। तो ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं, इस पर पूरी जानकारी अब ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इस बीच प्रधानमंत्री का यह संबोधन कितना अहम है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि इस संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उसकी सफलता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी पूरी जानकारी देंगे और इस सफलता के बाद आगे भारत सरकार की रणनीति क्या है, इसकी जानकारी वो अपने संबोधन में देंगे। ये संबोधन ना सिर्फ भारतीयों के लिए एक कह सकते हैं उनका हौसला बढ़ाने वाला होगा, सेना के लिए हौसला बढ़ाने वाला होगा, बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी इस आर्मी के बारे में भी ये संबोधन काफ़ी अहम माना जा रहा है। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान समेत पाकिस्तान को समर्थन करने वाले देशों के लिए और दुनिया के बाकी देशों के लिए एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कर सकते हैं। ये संबोधन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला बोला और आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर हमले को अपने ऊपर हमला माना और जिस तरीके से उसने भारत पर सैन्य कार्रवाई की, उसका जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसमें भारत कितना सफल रहा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के जरिए इसको साफ करेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन है। इससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री इस पर संबोधन दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन किसी मंत्री की तरफ से भी या फिर सरकार की तरफ से ही, जो राजनीतिक नुमाइंदे, राजनीतिक प्रतिनिधि करते हैं, चाहे कोई भी मंत्री हो, अब तक किसी ने कुछ भी औपचारिक तौर पर नहीं बोला है, सिवाय रक्षा मंत्री एक भाषण में बोले, उनके कुछ ट्वीट आए। लेकिन अब जाकर के पहली बार औपचारिक तौर पर समझा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे और किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत सफल रहा है, इसकी बातें करेंगे। और आगे भी इस तरह की कोई भी आतंकी घटना होगी तो इसको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण संबोधन में इस बात को जोर देकर कह सकते हैं। जी बिल्कुल। लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज सेना की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसकी हाइलाइट्स बताएं, और साथ ही साथ एक जो बड़ा अपडेट शाम का है वो ये कि डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होने वाली है पाकिस्तान से, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो सेना की कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि उन्होंने पूरे तरीके से एक तस्वीर के जरिए दिखाया कि कैसे पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मुंहतोड़ तरीके से दिया। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद एयर डिफेंस सिस्टम इतना कारगर रहा कि पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को सफल नहीं होने दिया, उसे विफल कर दिया। जिस तरीके से ड्रोन के हमले हुए उसको विफल किया, तुर्की के ड्रोन थे उसको भी विफल किया गया, जो मिसाइल पाकिस्तान ने दागे उसको भी टारगेट से पहले मार गिराया गया। और ख़ास बात यह कि मिसाइल जो थी वही मिसाइल चीन की से बनी हुई थी। तो ये जितने भी पाकिस्तान के हमले थे वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कारगर है ये इस पूरे कार्रवाई के दौरान, ऑपरेशन के दौरान निकल कर सामने आया। और साथ में ये भी संदेश दिया गया कि आगे भी ऐसे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है, आतंकी घटना होती है, तो इसका ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और भारतीय सेना बिल्कुल इसके लिए तैयार है। एक और महत्वपूर्ण बात जो पूरे काफ़ी घंटों से कह सकते हैं, दिन भर से सुर्खियों में है कि पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे उनके न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे, परमाणु हथियार रखे गए थे। वहाँ पे खबरें आ रही थी कि वहाँ के आसपास शायद भारत ने हमला किया, जिससे वहाँ पे न्यूक्लियर लीक होने की खबर आ रही है। तो उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, जो जगह बता रहे हैं वो वहाँ परमाणु बम रखा हुआ था पाकिस्तान का, और ना तो हमने वहाँ पर हमला किया। तो उसका खंडन तो किया, लेकिन ये ज़रूर इशारों में कह दिया कि उसके आसपास के इलाकों को भारत ने बेहतर तरीके से नेस्तनाबूद किया है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर खास चर्चा करेंगे। 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। तो ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही लाई है जिसे पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारतीय सेना के पलटवार से पाकिस्तान में ऐसी तबाही मची कि सिर्फ 90 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमेरिका को लगने लगा था कि पाकिस्तान की यह गुस्ताखी उसे बर्बाद कर देगी। इसी युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उस समय पीएम मोदी ने अमेरिका को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, अगर पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा तो भारत का जवाब ज्यादा विध्वंसक और ताकतवर होगा। और इसी बातचीत के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऐसा पलटवार किया कि वहां पर तबाही नजर आने लगी। उसके कई एयरबेस तबाह हो गए। भारत ने ब्रह्मोस, हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से मिनटों में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, सरगोधा एयरबेस समेत 10 बड़े एयरबेस तबाह कर दिए। यही नहीं, सरगोधा एयरबेस का तबाह होना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने के मुहाने पर था। पाकिस्तान घबराकर अमेरिका के सामने हमले रुकवाने के लिए गुहार लगाने लगा, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर से फोन पर बातचीत हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार से भी फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने हमले रुकवाने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता करने की अपील की। तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। अमेरिका ने भारत से पलटवार रोकने की अपील की, लेकिन एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए किसी से भी इजाजत नहीं लेगा। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग रोकता है तो भारत भी फायर नहीं करेगा, यानी ये संदेश पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया गया। भारत ने ये भी चेताया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से बातचीत की रिक्वेस्ट की। भारत ने 3:30 बजे बातचीत की और पाकिस्तान से फायरिंग न करने का वादा किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच फायरिंग थम गई। इस मामले में अमेरिका की भूमिका मध्यस्थ की नहीं बल्कि मैसेंजर की रही। बीजेपी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना दम दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत को आंख दिखाएगा वो मारा जाएगा। बीजेपी ने कहा कि पहली बार भारत ने किसी न्यूक्लियर देश में हमला किया। पहली बार न्यूक्लियर देश में घुसकर एयरबेस तबाह किए गए। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। फोन हमारे डीजीएमओ को पाकिस्तान के डीजीएमओ का आया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ स्टॉपेज, और चूंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो चुका था, हम तो शुरू से ही एस्केलेशन के फेवर में नहीं थे। एस्केलेशन नहीं होना चाहिए था, नॉन एस्केलेटरी था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। दूसरे देशों का फोन, जहां तक दूसरे देशों का फोन आने का सवाल है, देखिए ऐसी परिस्थितियों में तमाम देश एक दूसरे को फोन करते हैं। सभी देश एक दूसरे को फोन करते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से कूल डाउन हो सकता है, इस विषयों पर चर्चा होती है। इसमें किसी प्रकार का मगर संशय नहीं है। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने को लेकर विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या अमेरिका के दबाव में सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तो मुझे नहीं बताया सीज फायर हुआ है। सीज फायर की खबर तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मिली, पूरे देश को डोनाल्ड ट्रंप से मिली। फिर मालूम पड़ा डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर में मध्यस्थता भी वही करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम उन्हीं से पूछेंगे, और किसी से क्यों पूछें। अभी तक तो खंडन पिछले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का, किसी भी ट्वीट का कोई खंडन आते हुए आपने देखा सरकार से? नहीं देखा। तो फिर समझदार को इशारा काफी होता है। हमें इशारा हो गया कि साहब वहीं पूछो, अब यहां गुहार मत लगाओ। वहीं गुहार लगा रहे। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप
मसला कश्मीर ले आए इसमें। हमारे अपने समझौते हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा वो रुकवा देते हैं। हाँ, अभी नए पापा है बीजेपी वालों में, सरकार के तो पापा ने वॉर रुकवा दिया, खुश है ये लोग, और वहाँ पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं। क्या सौदा क्या हो गया है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? हमारे पास जानकारी है, उससे क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा, किसके ऊपर के जो वहाँ जो केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के, वो पीछे लेने की बात चल रही है, अब पता चलेगा। तो युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। प्रोपेगेंडा वॉर से कैसे करें मुकाबला, जानने के लिए जरूर देखिए आज का हमारा खास कार्यक्रम पाकिस्तान पर वार, हम रहे तैयार, शाम 5:57 पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद देश भर के 32 एयरपोर्ट्स पर अब फिर से विमान सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्रालय ने नोटम आदेश वापस लेते हुए ऑपरेशंस को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के आदेश दिए हैं। तो इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं एयरलाइंस के ऑपरेशंस को लेकर पूरा अपडेट। जी, देश के 32 एयरपोर्ट्स को जो बंद करने का आदेश दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। उत्तर भारत और पश्चिम भारत के ये तमाम एयरपोर्ट्स हैं, इसमें सभी बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं, श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, इसके अलावा जितने भी गुजरात के कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, राजस्थान के कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, इन सभी में दोबारा से जो है अब संचालन शुरू हो सकेगा सिविलियन एयरक्राफ्ट का। सरकार ने 25 जो ऐसे रूट्स आइडेंटिफाई किए थे जिन पे जो एयर ट्रैवल था उस पर रोक लगाई गई थी, वो भी अब दोबारा से शुरू हो सकेगा। हालांकि इसका जो असर है वो थोड़े समय तक दिखता रहेगा, खासतौर पर डिले और डाइवर्जेंस को लेकर। अलग अलग जो एयरलाइंस है, इंडिगो, एयर इंडिया, इन सभी ने घोषणा की है कि अगले कुछ समय में वो ग्रेजुअल तरीके से इन तमाम एयरपोर्ट से अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे। इंडिगो का कहना है कि 22 मई तक जो लोग भी या तो कैंसिल करते हैं या रीशेड्यूल करते हैं अपने ट्रैवल प्लान को, उनको कोई अतिरिक्त फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयर इंडिया ने भी इसी तरह की घोषणा की है और धीरे धीरे अगले कुछ समय में हम देखेंगे कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर दोबारा से जो फ्लाइट्स हैं वो अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही हैं। रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव का एक बड़ा असर टूरिज्म पर पड़ा है। उत्तर भारत के कई हिल स्टेशन पर 90% बुकिंग्स रद्द है। टर्की, अजरबैजान पर ट्रैवल बॉयकॉट की मांग बढ़ रही है। कई ट्रैवल एजेंसियों ने बुकिंग सस्पेंड भी कर दी है। तो पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, जानना चाहेंगे आपसे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है इसका टूरिज्म पर कितना असर पड़ रहा है? जी, भले ही अभी सीज फायर चल रहा हो और भले ही अभी जो एयर ट्रैवल है दोबारा से शुरू हो रहा हो, लेकिन इस पूरे तनाव का जो असर टूरिज्म सेक्टर पे पड़ा है वो आने वाले कई समय तक जारी रहने की उम्मीद है। मेरी कई सारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे बात हुई, जो रिजॉर्ट ओनर्स हैं उनसे बात की, और अभी की जो स्थिति है खासतौर पर कुछ जगहों पर श्रीनगर, अमृतसर, जम्मू, लेह, यहाँ की अगर बात करें लगभग सभी रिजॉर्ट आपको खाली दिखेंगे। जो ट्रैवल लोगों ने प्लान किया था 90% से ज़्यादा कैंसिलेशन आपको दिखेगा। जो बाकी हिल स्टेशन है नॉर्थ इंडिया के, वहां भी आपको लगभग 60-70% तक कैंसिलेशन देखने को मिला है और नई जो बुकिंग है वो अभी नहीं हो रही है। अधिकतर जो लोग हैं वो वेट एंड वॉच की भूमिका में है। अभी जो टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि ये ज़रूर उम्मीद है कि अगर कुछ समय तक शांति और रहती है, कोई सीज फायर वायलेशन की घटना नहीं होती है, तो टूरिज्म के लिए उम्मीद ज़रूर है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा। जो एक असर हुआ है वो हवाई किराए पर हुआ है। अभी हम देखिए पीक समर सीजन में है, अभी से लोग बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, अभी से ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें, अगर आप अभी बुक करते हैं 1 जून के लिए, तो जो मेजर डेस्टिनेशंस रहे हैं समर के, उनकी टिकट का क्या हाल है? दिल्ली से श्रीनगर आपको अभी 4500 रुपये में टिकट मिल रहा है, अमृतसर के लिए 2800 रुपये में टिकट मिल रहा है, जम्मू के लिए 5000 रुपये में टिकट मिल रहा है, गोवा अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ भी काफ़ी गिरा है,
4,000 में आपको गोवा का टिकट मिल रहा है अगर आप 1 जून को जाना चाहते हैं तो। कोच्चि जाना चाहते हैं तो 9,000 में टिकट मिल रहा है। हम देखते हैं कि आमतौर पे इस समय में इससे लगभग दोगुने हो जाते हैं किराए, लेकिन अभी इस बार इस पूरे तनाव की वजह से पूरा टूरिज्म प्रभावित हुआ है और उसका असर साफ देखने को एयर ट्रैवल पे हमें दिख रहा है। शुक्रिया रोहन इन दोनों खबरों पर पूरी जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे मार्केट की। सीज फायर और अच्छे ग्लोबल संकेतों से आज बाजार झूम उठा। निफ्टी में 4 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। आज निफ्टी 917 पॉइंट चढ़कर 24,925 पर और सेंसेक्स 2,975 पॉइंट चढ़कर 82,430 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा चढ़े। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। तो मार्केट का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं, आज बाजार का जोश सुपर हाई रहा, कहां तेजी और कहां थोड़ा प्रेशर दिखाई दिया? तो डेफिनेटली हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें बाजार में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आइए देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रैली हमें कहां पे देखने को मिली है और कौन से शेयर्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस देखिए करीब 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। इन्फोसिस में भी 8% का इजाफा, श्रीराम फाइनेंस 0.8% और ट्रेंड में करीबन हमें 8% की तेजी 7% की तेजी देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में देखिए केवल 2 ही शेयर्स हैं। सबसे पहला नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जहां पे 4% तक का हमें प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया और सन फार्मास्यूटिकल 3.5% की गिरावट यहां पे भी देखी गई है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आरवीएनएल, इसकी एफएनओ जून सीरीज में भी एंट्री हो गई है। करीबन 11.5% के गेन्स यहां पे। एस्कॉट क्यूबोटा 9% और कैन फाइनेंशियल 9% और सुजलॉन में करीबन 8.25% की बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक में बायोकॉन करीबन 1% की कमजोरी यहां पे। मजगांव में करीब 1, ग्लेन फार्मास्यूटिकल 1.25% और सोलर इंडस्ट्री में भी करीबन 0.25% का हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। आईटी में अच्छे मोमेंटम देखने को मिले हैं और फार्मा में एक प्रेशर रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है। फिलहाल 90 दिनों के लिए अमेरिका ने टैरिफ 145% से घटाकर 30% किया है। वहीं चीन भी टैरिफ घटाकर 10% करेगा। तो इस ट्रेड डील की क्या मायने हैं, जान लेते हैं हमारे सहयोगी हॉर्मस फटाकिया से। बताएं हॉर्मस। काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें चल रही थी और आज दोपहर को यूएस और चीन के बीच में एक प्रिलिमिनरी समझौता आप कह सकते हैं टैरिफ्स को लेकर उसकी घोषणा की गई। और 8 और 9 अप्रैल से जिस प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए गए हैं उनको जो है वो कम किया जाएगा। और इस समझौते के तहत जो सामान यूएस चीन को भेजता है जिस पर 125% के टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें घटाकर 10% कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो सामान चीन यूएस को भेजता है जिस पर फिलहाल जो है 145% के टैरिफ लगाए गए हैं उन्हें घटाकर जो है 30% कर दिया जाएगा अगले 90 दिनों के लिए। तो ये बड़ी बातें जो है इस समझौते से निकल कर आई है। और आखिर में इन दोनों देशों को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट ट्रेड में इन्वॉल्व्ड है दोनों देशों को लेकर। और यूएस ये कहता भी रहा है कि चीन जो है हमें ज़्यादा सामान बेचता है अपना, तो टैरिफ्स का ज़्यादा नुकसान उन्हें होगा। और ये आप कह भी सकते हैं क्योंकि चीन से जो सामान यूएस भेजा गया था पिछले साल उसकी लागत लगभग $440 बिलियन की थी। यूएस का देखें तो वो $150 बिलियन की थी। तो अब ये क्यों झुके दोनों देश? क्योंकि बड़े रिटेलर्स वॉलमार्ट, टारगेट दोनों ने चेतावनी दी थी कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उनके दुकानों के जो शेल्व्स हैं वो खाली हो जाएंगे। यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ थी 2022 के बाद पहली बार नेगेटिव टेरिटरी में आई। चीन की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो 16 महीनों में सबसे ज़्यादा घटी है। तो काफ़ी सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुए थे। और कंटेनर पोर्ट्स जो है यूएस में वहाँ पर भी एक्टिविटी जो है 2023 के बाद सबसे कम हुई थी। तो ये बड़े डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं। दोनों देशों में एक सहमति बनी है टैरिफ्स को कम करने की 90 दिनों के लिए। इक्विटीज़ के लिए पॉजिटिव, तेल के लिए पॉजिटिव, डॉलर के लिए पॉजिटिव, मगर सोने की कीमतों के लिए ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। शुक्रिया हॉर्मास इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील से कई सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। आईटी और मेटल उन सेक्टर्स में शामिल हैं जिन्हें इस डील का फायदा मिल सकता है। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन बताएं, अमेरिका और चीन की डील से आईटी और मेटल में जो जोश है इसके पीछे वजह क्या है? आईटी और मेटल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑब्वियसली जो रिसेशन फियर्स थे मार्केट में कि अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है तो एक बड़ा रिसेशन यूएस में आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम हो रही है। इनफैक्ट Q4 में हमने देखा है कि ज़्यादातर आईटी कंपनियों ने FY26 का आउटलुक काटा था और कहीं ना कहीं कंसर्न्स ये थे कि क्लाइंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड वॉर की अभी भी दिक्कतें और अभी भी एक हैंगओवर बना हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो हाईटेक सेगमेंट है
पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, यहाँ एक लैग देखने को मिला था। और सबसे बड़ा झटका जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को लगा था आईटी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर हम यूएस चाइना ट्रेड डील की बात करें तो यूएस रिसेशन के चांस इसमें कम होते हैं। रिटेल, हाईटेक जैसी सेगमेंट्स में आपको एक पिकअप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हायरिंग भी अगर हम देखें तो आईटी में फिर से एक बार हायरिंग होगी, क्योंकि Q4 में हमने देखा था कि आईटी कंपनियों ने कॉशियस स्टैंड लिया था हायरिंग पे, सैलरी हाइक्स पे। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चेंजेस होने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कोटक को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड आईटी सर्विसेज में बैलेंस्ड है। रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है और डील विंस Q4 में अच्छी रही हैं, जिसका मोमेंटम FY26 में भी बनता हुआ नजर पड़ सकता है। मेटल शेयर्स की भी पर्टिकुलरली बात करें तो यहां हमने देखा है कि रिसेशन अगर कम होगा तो कॉपर, एल्यूमिनियम जैसी कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे, जो आज इनफैक्ट बढ़े हैं। और नॉन फेरस मेटल शेयर ज्यादा तेजी में दिखे हैं और स्टील की मांग में भी आपको इंप्रूवमेंट होती हुई नजर पड़ेगी। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा मिल सकता है। एफटीए लागू होने के बाद टेक्सटाइल को क्या उम्मीद है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। भारत से ब्रिटेन में निर्यात होने वाले 99% गुड्स पर आगे निर्यात शुल्क 0 हो जाएगा और इसका फायदा टेक्सटाइल सेक्टर को भी होगा। भारतीय निर्यातक ब्रिटेन में तैयार कपड़ा भेजने पर 12% निर्यात शुल्क देते थे, लेकिन नए एग्रीमेंट में 0 टैक्स के कारण यूके में आक्रामक तरीके से भारत से निर्यात बढ़ेगा। तो अभी हमारा भी, हम मतलब एफटीए होने से हम भी ड्यूटी फ्री माल यूके में बेच सकते हैं और हम एक्सपोर्ट्स के अच्छे चांसेस हमको मिल सकते हैं कि जो हमको पहले नहीं था। अभी ब्रिटेन में तैयार कपड़ा का सिर्फ 6% भारत से जाता है। इसकी वैल्यू $2 बिलियन सालाना होती है। अब ये बढ़कर डबल होने की पूरी संभावना है। चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, तुर्की जैसे देश हमें यूके में सीधी टक्कर दे रहे थे। इनके ऊपर ब्रिटेन 5 से 10% टैरिफ जारी रखेगा। इसका सीधा फायदा भारत को होगा। और अभी जो इंडिया का जो शेयर यूके का इंपोर्ट्स के अंदर जो क्लोथिंग एंड एप्रल्स का है, दैट इज अराउंड 6%। वो वी होप कि बाय द एंड ऑफ 2026 ये 12 से 15% का शेयर इंडिया का हो जाएगा। अभी इंडिया का जीरो ड्यूटी होने के बाद में इंडिया विल गोइंग अप टू द 3rd पोजीशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये हमारा मानना है और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कि टेक्सटाइल मार्केट में यूके में ज्यादा से ज्यादा अपना वो ग्राउंड बनाए। अभी भारत को अलग अलग मुद्दों पर चुनौती देने वाले इन देशों को अब यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए हम काफी अच्छी स्पर्धा दे सकते हैं। न केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में भी हम एग्रेसिवली अपना माल भेज पाएंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं मॉनसून की, जिसे लेकर आईएमडी ने खुशखबरी दी है। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि इस बार मॉनसून सामान्य से 5 दिन पहले दस्तक दे सकता है। पूरी डिटेल्स बता रही हैं मनीषा गुप्ता। एब्सोल्युटली, जहां तक मॉनसून की बात है, इस साल में हमने एक के बाद एक पॉजिटिव ही क्यूज आते हुए देखे हैं। और जो लेटेस्ट आईएमडी की तरफ से ओवर द वीकेंड आया है, उस प्रेस रिलीज के मुताबिक जो ऑनसेट है मॉनसून का, जो कि केरला से शुरू होता है, वो 27 मई को इस बार हो सकता है। तो क्लियरली ये जल्दी है। हम इन एनी केस प्री मॉनसून शावर्स यहाँ पर अक्रॉस इंडिया देखते रहे हैं। अनयूजुअल है दिल्ली में इस तरह इस समय पे बारिश देखना, लेकिन ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न रीजन, महाराष्ट्र में और इवन साउथ इंडिया में यहाँ पर काफ़ी सारी बारिशें हैं, जो कि आईएमडी मानता है प्री मॉनसून शावर्स हैं। आपको बता दें कि अगर आप पिछले 5 साल में देखें, और वो डेटा आपकी स्क्रीन पर है, हमने कभी भी 27 मई को यहाँ पर मॉनसून का ऑनसेट आता हुआ नहीं देखा। यानी कि इस बार ना सिर्फ मॉनसून अच्छा है, बल्कि वो थोड़ा सा जल्दी भी है। और दोनों ही जो फोरकास्टर्स हैं, चाहे आईएमडी है या फिर प्राइवेट फोरकास्टर स्काईमेट है, दोनों का ही मानना है कि इस बार बारिश बेहतर हो सकती है। स्काईमेट ने 103% और आईएमडी ने 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज यहाँ पर फोरकास्ट किया है। यानी कि नॉर्मल मॉनसून, अबव नॉर्मल मॉनसून
मानसून की एक्सपेक्टेशन इस बार यहां पर जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि इस बार हम 105% की मानसून की बात कर रहे हैं। पिछले साल यानी कि 2024 में मानसून 108% था और 2023 में 94% था, यानी कि पिछले 2 साल भी हमने नॉर्मल और अबव नॉर्मल मानसून होता हुआ देखा है। और इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि बारिश अच्छी खासी रह सकती है। मानसून का ऑनसेट यहां पर जल्दी होने की उम्मीद है, लेकिन जून का महीना क्योंकि कंट्री कवर करने में लग जाता है तो बहुत ज्यादा बारिश की एक्सपेक्टेशन जून में नहीं है, लेकिन जुलाई एंड अगस्त यहां पे भरपूर बारिश वाले महीने रह सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है आईएमडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अक्रॉस इंडिया अच्छी खासी रेंज की इस बार एक्सपेक्टेशन है, यानी कि जहां तक क्लाइमेट चेंज है, खरीफ की बुआई है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, इन सभी तरीकों से यहां पर एक पॉजिटिव क्यू मॉनसून की तरफ से आता हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। विराट ने ये जानकारी अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट के जरिए दी। तो कैसा रहा किंग कोहली का टेस्ट करियर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। एक विराट टेस्ट करियर पर आज विराम लग गया और ये विराम लगाने वाला कोई और नहीं, खुद वो व्यक्ति है, किंग कोहली है। विराट कोहली हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि अब वो रेड बॉल क्रिकेट यानी टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। इन सफेद कपड़ों में अब वो नजर नहीं आएंगे टीम इंडिया के लिए खेलते हुए। खबरें ये भी हमने सुनी कि बीसीसीआई ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि अभी आप और खेलिए, लेकिन विराट शायद अपना मन बना चुके हैं। एक शानदार, एक विराट सफर जो हमने देखा इस महान खिलाड़ी का, एक नजर उस पर डालते हैं, फिर ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया। तो बहुत ही शानदार और विराट सफर ये रहा है विराट टेस्ट करियर। 123 मैच, उसमें 209 इनिंग्स और 9,230 रन का पहाड़। इस दौरान 30 सेंचुरीज लगाई, 31 हाफ सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली और एवरेज शानदार 47+ का एवरेज उन्होंने इस दौरान मेंटेन रखा। जरा इससे पता लगाइए उनके खेलने की स्टाइल। 1000 से ज्यादा चौके लगाए, सिर्फ 30 छक्के हैं, तो समझ सकते हैं किस क्लास के प्लेयर हैं जब वो टेस्ट खेलते हैं। टॉप स्कोर रहा 254 का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पुणे में ये इनिंग्स आई थी और क्या शानदार इनिंग थी, नॉट आउट रहे थे इसमें। एज अ कैप्टन भी विराट कोहली बहुत निखर कर आए। देखिए टेस्ट में कैप्टन कोहली का रिकॉर्ड और चमकीला है। 68 मैच जिसमें से 40 में उन्होंने जीत हासिल की, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास रन बना दिए, 54 का एवरेज यहां निकाला, लगभग 55 कह लीजिए उसे। 18 सेंचुरीज उनकी, माफ कीजिए 20 सेंचुरीज उनकी यहीं पर आई और 18 50s उन्होंने लगाई। मतलब जब वो कैप्टन थे तब शायद एक अलग जोश के साथ क्रिकेट खेलते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि किंग कोहली ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया। अगर हम देखें पिछले 3-4 साल 2020 से अब तक की बात करें तो वो परफॉर्मेंस वैसी चमकीली नहीं रह गई थी। इस दौरान 2000 के आसपास रन बने हैं, एवरेज गिर के 30 के आसपास का आ गया, सिर्फ 3 सेंचुरीज उनके बल्ले से निकली है और कुछ और परेशानियां उनको आती रही, जहां पर उनकी जो एक चमक थी, धमक थी, वो शायद थोड़ी फीकी पड़ती हुई लग रही थी। लेकिन किंग कोहली कभी भी बाउंस बैक करते थे, पर अभी उनका खुद का निर्णय है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हाँ, वनडे क्रिकेट में उनका जलवा जारी रहेगा। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।